चले तो सुर्खियां अखबार की इस खास बुलेटिन में हम बढ़ जाते हैं आगे और रुख करते हैं खबरों का। कश्मीर में फिर आतंकी हमला हुआ है, अंधाधुंध फायरिंग की गई है, 7 मजदूरों और डॉक्टर की हत्या कर दी गई है। और देखिए ये रही खबर, आप देखेंगे, हालांकि ये काफी बड़ी खबर है, इसलिए हर एक अखबार में प्रमुखता के साथ इस खबर को जगह दी गई है, इसे प्रिंट किया गया है। ये देखिए, आप अगर हेडलाइन पढ़ेंगे, कश्मीर में आतंकी हमला, 7 की मौत, इनमें 5 बाहरी लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन 4 लोग वो हैं जो कि घायल हो गए। इन 7 लोगों में डॉक्टर्स भी शामिल हैं। पूरी खबर क्या है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, टनल से काम करके कैंप लौट रही थी टीम, तभी हमला हुआ। मृतकों में स्थानीय डॉक्टर भी शामिल हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार बनते ही बाहरी मजदूरों पर आतंकी हमला तेज हो गया है और रविवार शाम श्रीनगर से 20 किलोमीटर दूर गांदरबल के गगनगरी इलाके में 2 आतंकियों ने मजदूरों के कैंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, वो भी मेस में घुसकर। जब मजदूर जो है, डॉक्टर्स जो है, वो थके हुए थे, इस दौरान वो खाना खा रहे थे। खाना खाने के दौरान ही अचानक से 3 आतंकी जो है वो प्रवेश लेते हैं और एंटर करने के साथ ही धुआंधार फायरिंग जो है वो शुरू हो जाती है, जिसमें कि 7 लोगों की जान चली गई है, 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इतना ही नहीं, 5 अन्य लोग बाहर के बताए जा रहे हैं, जबकि इसमें एक स्थानीय डॉक्टर भी शामिल है, क्योंकि डॉक्टर्स का यानी कि जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी जो मेस बनाया गया था उसमें भी ये आतंकी जाते हैं, आराम से हमला करते हैं, मौके से फरार भी हो जाते हैं। मृतक डॉक्टर की पहचान बडगाम के नायदगमा निवासी शाहनवाज के रूप में हुई है। इनकी पोस्टिंग 1 हफ्ते पहले ही हुई थी और हमले के बाद आतंकी भाग गए। आतंकियों ने रात करीब 8:30 बजे उस वक्त हमला किया जब मजदूर कैंप से लौट रहे थे। ये सभी गगनवीर में बन रही जेड मोड टनल में काम कर रहे थे। तो देखिए, जो जेड मोड टनल बनाया जा रहा है, इस टनल में काम करने के बाद रात 8:30 बजे की ये घटना है, जब जो मजदूर थे ये पहुंचते हैं मेस में, खाना खाने की शुरुआत करते हैं। वहां पर बड़ी ही चालाकी से आतंकी एंटर करते हैं और एंटर करते ही सबसे पहले जो शहादत हुई है वो गार्ड की हुई है, क्योंकि सबसे पहले गार्ड को गोली मारी गई है और गार्ड को मारने के बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है, एक उसमें डॉक्टर शामिल है। देखिए, बड़ी बात यह है यहाँ पर कि एक बार फिर से जैसे ही चुनाव हुए, नई सरकार हुई, इसके बाद से आतंकवादी वापस से सक्रिय हो गए हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि आतंक फैलाना और दहशतगर्दी फैलाना यही मकसद होता है। अच्छा, इसके अलावा जरा आप ये भी जानिए, चूंकि 3 साल में टारगेट किलिंग की ये घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। कैसे? चूंकि इसके लिए बकायदा आपको बता दें कि अमर उजाला ने इस खबर को छापा भी है। 3 साल में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। 18 अक्टूबर को आपको याद होगा, शोपियां में बिहार के मजदूर अशोक चौहान की हत्या की गई थी। इसके बाद 17 अप्रैल 2024 में आतंकियों ने अनंतनाग में बिहार के प्रवासी शंकर शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 8 अप्रैल 2024, 7 फरवरी 2024, 26 फरवरी 2023, यानी कि देखिए, दक्षिण पश्चिमी के शोपियां जिले में पदवावान में आतंकियों ने गैर कश्मीरी स्थानीय ड्राइवर परमजीत सिंह को गोली मारी थी। और सबसे दुखद ये था कि लगातार आपको बता दें कि यहाँ पर टारगेट करने का मकसद जो होता है ना, वो अक्सर देखा गया है कि जो मजदूर वर्ग है ना, उन्हीं को टारगेट करते हैं, उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। ये सबसे दुखद होता है। और देखिए, वहां से उतरते ही फायरिंग कर दी गई। और बड़ी बात यह है कि जिस वक्त फायरिंग की गई थी उस वक्त तमाम जो मजदूर काम कर रहे थे उनको भागने का मौका तक नहीं मिला था। ये अपने आप में बहुत दुखद रहा। अपनी जान तक नहीं बचा पाए। उनको समझ ही नहीं आया कि वो करें तो करें क्या करें इतनी जल्दी, चूंकि लगातार आपको बता दें कि फायरिंग इतनी जबरदस्त तरीके से की जा रही थी। तो इधर आपको बता दें, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के विधानसभा क्षेत्र गांधरबल के गगनगीर इलाके में आतंकी प्रवासी मजदूर पर हमले के लिए पूरी रेकी की थी, यानी कि रेकी एक नहीं छोड़ी, पूरे दिन तक ये काम चल रहा था। उसके बाद पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं हम। परिवारवाद खत्म करने के लिए राजनीति में 1 लाख नौजवानों को लाऊंगा, ये मोदी ने कहा है और इस खबर को अमर उजाला ने भी जगह दी है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे के दौरान बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने देश को 6,700 करोड़ की 23 परियोजनाओं की सौगात देते हुए अपने संबोधन में कहा कि 1 लाख लोगों को
राजनीति में लाने जा रहे हैं जिनका पॉलिटिकल परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। उन्होंने वाराणसी से परिवारवाद की मानसिकता को मिटाने के लिए अभियान की शुरुआत की है। देखिए, अमर उजाला ने इस खबर को फ्रंट पेज पर ठीक आपको बता दें कि यहाँ पर जगह दी है बैनर में, और इस खबर को थोड़ा तफसील से बता देते हैं आपको। वाराणसी में पीएम बोले नई राजनीति की धुरी बने युवा। युवाओं को देखिए हमेशा से प्रोत्साहित करते नजर आते हैं। हमेशा आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो तमाम जवान हों या फिर तमाम खिलाड़ी हों या फिर स्टूडेंट्स हों, सभी से मुलाकात करते हैं और उनसे बड़े ही तन्मयता के साथ मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। उनको ये समझते भी हैं कि ये पूंजी है हमारे देश की, जो आगे भविष्य दिखेंगी। तो यहाँ पर साफ तौर पे कहा कि वाराणसी में प्रधानमंत्री बोले नई राजनीति की धुरी बने युवा, ये सियासत को बदलने का अभियान है। तो फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं को आगे आकर नई राजनीति की धुरी बनना चाहिए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर भी परिवारवाद को बढ़ावा देने का एक बड़ा आरोप लगाया। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपील की कि आप वंशवादी राजनीति से सबसे अधिक युवाओं को ही नुकसान पहुंचा, कि तमाम ऐसी पार्टियां होती हैं जो सिर्फ आप अपने ही परिवार को आगे बढ़ाती हैं, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया, समाजवादी पार्टी पर तंज कसा है। पीएम मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र काशी के सिगरा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में देश को 6,700 करोड़ से अधिक की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात देने के मौके पर सभा को संबोधित कर रहे थे। और देखिए, हम हमेशा से कहते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचते हैं, तब उनका तहे दिल से स्वागत किया जाता है। सभी लोग तन्मयता से मिलते हैं और देखिए, एक बड़ी सौगात जब भी पहुंचते हैं, बड़ी सौगात से बनारस को वो नवाजते हैं। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो कल वाराणसी पहुंचे थे। वहां पहुंचने के साथ उनके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही ये उनका वाराणसी का दूसरा दौरा है, यानी कि वो सेकंड टाइम वाराणसी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 6,700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। सबसे बड़ी बात ये रही कि जहां उत्तर प्रदेश में देखिए चुनाव का समय है, जहां 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उससे पहले किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद इस शब्द का एक बार फिर से इस्तेमाल किया और साफ कहा कि परिवारवाद को खत्म करने के लिए हम 1 लाख ऐसे युवाओं को बीजेपी के साथ जोड़ेंगे जिनका कोई भी पॉलिटिकल एंगल या कोई भी पॉलिटिकल संबंध ना रहा हो। यानी किसी भी कह सकते हैं कि जो रिश्तेदार हैं उनके या फिर फैमिली मेंबर्स हो, दोस्त हो, कोई भी पॉलिटिकल ना रहा हो, ऐसे 1 लाख युवाओं को हम पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में लाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पर पूरा सहयोग करेगी। साथ ही इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यह भी कहा, क्योंकि जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया था, उन्होंने ये भी कहा कि जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी तब तक काशी को वंचित रखा गया अपने उस अधिकार से जो कि वाराणसी का अधिकार है, लेकिन अब बीजेपी अपने मॉडल को लागू करेगी। बीजेपी का मॉडल है विकास का मॉडल, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, और इसे सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात मेहनत कर रही है। ठीक ऐसे ही हर एक युवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सौगात की बौछार लेकर आते हैं। देखिए, बाकायदा राम मंदिर का जिक्र भी किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का ये बनारस का दूसरा दौरा रहा था। इस दौरे के दौरान उन्होंने आई हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया। शंकराचार्य स्वामी ने भी आपको बता दें कि उनकी काफ़ी कह सकते हैं कि भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो युवाओं को तवज्जो देते हैं। वो कहते हैं कि देश के जो भविष्य होते हैं वो युवा होते हैं। एक नई बात जब भी आप उनके भाषण में सुनेंगे तो हमेशा एक नई बात सुनने को मिलेगी। इस बार उन्होंने देखिए उपचुनाव तो नज़दीक है, वो तो टारगेट होता ही है तमाम राजनीतिक दलों का, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी का ये कहना, प्रधानमंत्री मोदी का कहना कि आप वंशवाद को ही आगे ना बढ़ने दें। आप जो गैर राजनीति से हैं, जो राजनीति से इतर हैं, आपका परिवार से कोई संबंध नहीं, लेकिन आप लोग राजनीति में आइए। देश को आप जैसे युवाओं की जरूरत है और ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं यूएसपी होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसे सब पसंद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिल्कुल, देखिए शंकराचार्य बोले एनडीए मतलब नरेंद्र दामोदर दास का अनुशासन, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनुशासन। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य शंकर
विजेंद्र सरस्वती स्वामी ने बड़ा बयान दिया। शंकराचार्य ने पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार लोगों के कल्याण और विकास के लिए काम कर रही है। सरकार दुनिया में एक आदर्श सरकार के रूप में सभी के कल्याण के लिए सुंदर काम कर रही है। देखिए, ये पूरी खबर जो है, जो हमने दिखाई आपको अमर उजाला में, कि परिवारवाद खत्म करने के लिए राजनीति में 1 लाख नौजवानों को लाऊंगा, मोदी ने कहा। ठीक इसके नीचे आप यही खबर देख पाएंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे शंकराचार्य ने किस तरीके से भूरी भूरी प्रशंसा की है और इसके बारे में कहा है कि पीएम मोदी जी ने जो सौगात दी है, 3200 करोड़ की 16 परियोजनाओं वाराणसी की हैं। इसमें 380.13 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और इसी के साथ साथ अन्य करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। साथ ही साथ काची कामकोटी के शंकराचार्य हैं विजेंद्र सरस्वती ने कहा मोदी बेहतरीन काम कर रहे हैं और इसी के साथ एनडीए सरकार यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी का अनुशासन जो है वो गजब का है। शासन का ऐसा मॉडल जो नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा व कल्याण पर केंद्रित है। तो ये हमेशा साफ तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए, बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं हो सकता। अनुशासन बेहद ज़रूरी होता है और अनुशासन का पर्याय ही ये है कि उसका पर्याय नरेंद्र मोदी को बताया गया। किस तरीके से उनका पूरा जीवन जो है वो एक डिसिप्लिन में रहा, एक अनुशासन में रहा और इसी का उन्होंने कहीं ना कहीं उदाहरण भी प्रेषित किया है। बिल्कुल, देखिए शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि एनडीए का मतलब ही मोदी है और मोदी लगातार सबका साथ सबका विकास इसका प्रयास जो है वो सफल कर रहे हैं और आगे बढ़ाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। चलिए खबरों में हम बढ़ जाते हैं आगे और रुक करेंगे अगली खबर का। दीपिका, बिल्कुल, नड्डा ने कहा आयुष्मान योजना को लागू करने से दिल्ली सरकार ने रोका है। हम एम्स ब्रांच को कमजोर नहीं होने देंगे। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी। नड्डा ने तमाम बड़ी बातें कही। नड्डा ने कहा सियासत के कारण दिल्ली सरकार ने आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी है और दिल्ली में आयोजित बिहार झारखंड मेडिकल फोरम कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने स्वास्थ्य को एक दायरे से बाहर निकालकर एक साथ देखने की कोशिश की है और इसीलिए 2017 में बनाई गई स्वास्थ्य नीति के तहत हमने इसे समग्र स्वास्थ्य नीति के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की। पहले जोर सिर्फ उपचार पर था, अब ये निवारक पर है। इसे समग्र रूप से देखने का प्रयास किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों यानी कि एम्स में पढ़ाई और शिक्षण कर्मियों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आने देंगे और इसे ब्रांड की रक्षा की जाएगी, जो कि एम्स यानी कि ब्रांड जिसमें उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, ये भी कहा जाता है कि दुनिया भर से या ये ऐसे देश भर से जब हम जो मरीज होते हैं वो एम्स में इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि उनका एक विश्वास होता है कि तमाम अच्छे डॉक्टर्स जो होंगे वो एम्स में उनको उपलब्ध होंगे। और यही बात जो है एक बार फिर से जेपी नड्डा ने साफ तौर पर सामने कही है। नड्डा ने कहा कि आयुष्मान योजना लागू करने होने से दिल्ली सरकार ने रोका है। आयुष्मान योजना का लाभ किस तरीके से मिला है ये सभी जानते हैं और इसको आगे भी लागू होना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि आयुष्मान योजना को लागू होने से दिल्ली सरकार जो है वो इसे लागू नहीं होने दे रही है। इसका विरोध किया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि आयुष्मान योजना के जरिए कोशिश ये रहती है कि ऐसे परिवार जो कि तमाम जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं उससे जूझते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके, ऐसे परिवार के लिए वो आयुष्मान कार्ड होना बहुत ज़रूरी है और आयुष्मान योजना को लागू करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दिल्ली सरकार इस पर सहमति नहीं बना पा रही है। बिकॉज ज़रूरी ये हो जाता है, जो कि साफ तौर पर जेपी नड्डा का यही कहना था कि इस तरह की योजनाओं से जो गरीब तबका है उसको कहीं ना कहीं राहत मिलती है और ये ज़रूरी है कि आप इस तरह की योजना को लागू करिए। सिर्फ ये सोच के नहीं कि ये केंद्र सरकार की योजना है, कि सिर्फ केंद्र सरकार की योजना है तो इससे केंद्र सरकार को फ़ायदा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा आप यदि ऐसा सोचेंगे तो इससे किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नुकसान गरीबों का होगा। ये तमाम बातें उन्होंने इंगित की हैं। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फ़ौरन लौटेंगे कुछ और ख़ास खबरों के साथ।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा की है। कहा है कि सिंचाई कार्यों की गुणवत्ता और दक्षता में किया जाए सुधार। दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए इसे सुधारने की जरूरत है। संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो हैं वो दिए जा रहे हैं, जिसका पालन होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने विभाग के कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता और कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। देखिए, ये बड़ी बात होती है जब भी आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देखेंगे, वो बिल्कुल अलग ही अंदाज में नजर आते हैं। हमेशा तमाम विभागों की समीक्षा खुद करते हैं और तमाम जो मातहत अधिकारी हैं उनको निर्देशित करते हैं। और इस बार उन्होंने सिंचाई कार्यों की गुणवत्ता पर बात कही है और देखिए क्या तमाम बड़ी बातें कही, जैसे कि पूजा भी आपको बता रही थी। सिंचाई कार्यों की गुणवत्ता व दक्षता में सुधार किया जाए जिससे कि किसानों को कोई दिक्कतें ना आए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुख्यमंत्री सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा की। जैसे कि हम पहले भी आपसे कह रहे थे कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ की खूबी है कि विभाग कोई भी हो, चाहे वो उनके पास हो या फिर ना हो, वो उन तमाम विभागों की खुद से समीक्षा करते हैं, खुद देखते हैं कहाँ कौन सा लूप होल है, उन तमाम कमियों को दूर किया जा सके। इसके बाद में आपको बता दें कि बाढ़ से बचाव को अगले वर्ष की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता, कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की नसीहत दी और इतवार के दिन सिंचाई विभाग के कामकाज की समीक्षा के दौरान साफ कहा कि सभी परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाए और देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता को भी योजना का लाभ विलंब से मिलता है। इस मौके पर उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए अगले वर्ष की प्लानिंग तैयार कर लीजिए, यानी कि बाढ़ यदि अगले वर्ष बाढ़ आती है तो आप उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि पूर्वांचल क्षेत्र में ज़्यादा बाढ़ आती है और वहाँ के जो क्षेत्र हैं वो ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित होते हैं। इसीलिए बड़ी बात भी है कि तमाम जो किसान होते हैं उनकी जो खड़ी फसल होती है वो कहीं ना कहीं नुकसान में आ जाती है। उन पर भी ध्यान देने की बात कही है कि तमाम फसलों को नुकसान ना हो, लोगों के घरों को नुकसान ना हो। इसीलिए आप पहले से ही उस बात की प्लानिंग को तैयार करके आगे बढ़े जिससे कि लोगों की दिक्कतें कम हो सके, खत्म हो सके। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार समीक्षा करते रहते हैं। समीक्षा के दौरान न केवल उन्होंने समयबद्धता पर ध्यान देने की निर्देश दिए हैं, साथ ही उन्होंने कहा है कि बहुत ज़रूरी है कि हर एक फसल की जो पैदावार है या फिर किसानों के लिए जो काम है वो बेहतर होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए भी कहा है कि जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है, प्राकृतिक आपदा है जो किसी भी समय आ सकती है और ऐसे में इन चीज़ों से निपटने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। चले खबरों में हम बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। दीपिका, बिल्कुल, महाराष्ट्र में बीजेपी की पहली सूची में 99 नाम सामने और 69 को दोबारा टिकट दिया गया, यानी कि वापस से दांव खेला गया है पुराने नामों पे। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की। इस सूची में बीजेपी ने कुल 99 कैंडिडेट्स के नाम घोषित किए हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनावों के लिए वोट डाले जाने हैं। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से नागपुर दक्षिणी पश्चिम विधानसभा में मैदान में उतरेंगे। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुठे कामठी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 105 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार बीजेपी राज्य में एकनाथ शिंदे और अजित पवार की अगुवाई वाली शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, देखिए इस खबर को आप देखेंगे, दैनिक भास्कर ने जगह दी है फ्रंट पेज पर और हेडलाइन है, बीजेपी पहली सूची में 99 नाम को शामिल कर चुकी है और 79 को दोबारा से टिकट दी जाएगी। तो देखिए खबर क्या है वो हम आपको डिटेल में बताते हैं। विधानसभा चुनाव जो है महाराष्ट्र में वो होने हैं। 99 प्रत्याशियों की पहली सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। वहीं 79 मौजूदा विधायकों को फिर से टिकट दिया गया, यानी कि 99 में से
79 ऐसे विधायक हैं जिन्हें दोबारा से टिकट दिया गया, जिन्हें रिपीट करने के मूड में महाराष्ट्र में बीजेपी नजर आ रही है। सभी 10 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भी मैदान में चुनाव के दौरान नजर आएंगे। 5 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं और सूत्रों के मुताबिक अगर बताया जाए तो सूची में किसी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम शामिल नहीं है। जी हां, मुस्लिम प्रत्याशी का नाम शामिल नहीं है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गृह क्षेत्र नागपुर दक्षिण पश्चिम से, स्पीकर राहुल नार्वेकर दक्षिण मुंबई के कोलाबा और चंद्रकांत पाटिल कोथरूड से लड़ेंगे चुनाव। मुंबई में 16 विधायकों में से 14 को दोबारा से टिकट दिया गया है और 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इसमें 3 निर्दलीय विधायकों को भी टिकट दिए गए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 164 यानी कि 164 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से कि 105 सीट जीत पाई थी, जैसा कि मेरी सहयोगी ने भी आपको बताया। और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन ने 48 में से 30 सीटें जीती थी। बीजेपी 23 सीटों में से 9 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। देखिए, दोहरी चुनौती का सामना बीजेपी को इस वक्त करना पड़ेगा। ये भी जान लीजिए, चूंकि लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित परिणाम आए थे जो कि उनके फेवर में इतने अच्छे नहीं रहे थे। हालांकि यह विधानसभा चुनाव का सिनेरियो बिल्कुल अलग होता है, अलग मुद्दों पर चुनाव होते हैं और जनता की मांगे भी कुछ अलग ही होती हैं। तो विधानसभा चुनाव में कहा जा सकता है कि कुछ बढ़त हासिल जरूर हो जाएगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें वो तमाम मुद्दे जो कहीं ना कहीं बीजेपी के गले की फांस बने हुए हैं, जिसमें मराठा आरक्षण उनमें से एक है। तो बीजेपी को एक बीच का रास्ता अख्तियार करना होगा। विपक्ष लगातार हमलावर है, उस विपक्ष के हमले को किस तरीके से बीजेपी भुना पाएगी या फिर उस पर खरा उतर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए, नायब सिंह सैनी ने गृह और वित्त विभाग अपने पास रख लिया है। अनिल विज को परिवहन और विपुल बने हैं निकाय मंत्री। तो हरियाणा में नई सरकार के गठन के बाद से ही प्रधानमंत्री जिस तरह से पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह में, उसके बाद सीट बंटवारे पर फॉर्मूला भी तय किया गया था और चुनाव हुए। चुनाव में बीजेपी जीत गई, बहुमत के साथ बीजेपी जीती। एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आबकारी और कर के साथ ही सीआईडी विभाग भी अपने पास रखा गया। वहीं वरिष्ठ नेता अनिल विज को इस बार 3 विभाग दिए गए हैं। उनके पास बिजली, परिवहन और श्रम विभाग शामिल है। महिपाल ढांडा को शिक्षा और उच्च शिक्षा तकनीक मंत्री बनाया गया है। वहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा को जेल, सहकारिता, चुनाव, पर्यटन और हेरिटेज विभाग दिया गया है। सैनी सरकार में 2 ही महिला विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इनमें से आरती राव को हेल्थ और आयुष, हेल्थ एजुकेशन और रिसर्च विभाग दिया गया, जबकि ऋतु चौधरी को, माफ कीजिएगा, श्रुति चौधरी को बाल और महिला विकास, सिंचाई और जल प्रबंधन विभाग सौंपा गया है। कृष्णलाल पवार को पंचायत विकास और खदान, जियोलॉजी विभाग दिया गया है। बता दें कि बीते 17 अक्टूबर को पंचकुला के रामलीला मैदान में नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की शपथ ली थी और इस दौरान उनके साथ 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लोगों देखिए, ये आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात है, इस चुनाव को देखें, हरियाणा चुनाव पे हम नज़र डालते हैं तो हम देख पाते हैं कि दूसरी बार तो लगातार 2 बार सरकार बीजेपी की चल ही रही थी, 10 साल तक का शासन था। तीसरी बार बीजेपी के लिए चुनौती थी कि तीसरी मर्तबा सरकार बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। यदि हम मध्य प्रदेश का सिनेरियो देखें या फिर आप छत्तीसगढ़ का सिनेरियो देखेंगे तो 10-10 साल तक, ये कह सकते हैं कि 10 साल तक सरकार रही है बीजेपी की। तीसरी मर्तबा सरकार बनाना थोड़ी चुनौती उनके लिए हमेशा से हो जाता है, लेकिन इस बार हरियाणा में लग रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं हावी हो सकती है। तमाम एग्जिट पोल भी सामने आए थे। एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को जो थी वो बढ़त होती हुई नजर आई थी और कांग्रेस को ही सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। बहरहाल आपको बता दें कि आखिरी वक्त में तमाम चीज़ें मानो उलट सी गई हों, क्योंकि हम पहले भी कहते थे हर चीज़ 100% सही नहीं होती, चाहे वो एग्जिट पोल क्यों ना हो। क्योंकि एग्जिट पोल जो होता है वो चुनाव से ठीक 2 महीने पहले किया जाता है, मतलब उनके आंकड़ों पर जो सर्वे होता है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है।
यहाँ पर जो भूमिका निभाई गई है हरियाणा चुनाव में वो साइलेंट वोटर्स से निभाई है। साइलेंट वोटर्स एंड वक्त तक क्या सोचते हैं वो किसी के मन में नहीं आता। हालांकि तमाम बड़ी वजह थी। एक बार फिर से जनता ने जो विश्वास है वो बीजेपी पर जताया और तीसरी मर्तबा सरकार बीजेपी की बनी। यदि आपको याद होगा 2019 का जिक्र करते हैं तब कहीं ना कहीं सहयोगी दल के साथ सरकार बनाई गई थी और इस बार सरकार सीधे सीधे पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है। तो डबल इंजन की सरकार है, चुनौतियां डबल होंगी और जनता को देखिए तमाम जो सुविधाएं हैं वह भी कहीं ना कहीं मुहैया करानी होगी। नायाब सैनी पर एक बार फिर से भरोसा बीजेपी ने जाहिर किया और उन्हीं के कह सकते हैं नेतृत्व में हरियाणा का चुनाव लड़ा गया था। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुख करते अगली खबर का। बिहार तक पहुंच सकती है झारखंड में पैदा हुई महागठबंधन की तकरार। जी हां, दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है। तो झारखंड में आरजेडी की शैली में भी जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर आपस में सीट बांट लिया है। देखिए, आरजेडी से परामर्श लेना भी जरूरी नहीं समझा गया। तेजस्वी यादव अपनी टीम के साथ होटल में बैठे रह गए, जबकि सीट बंटवारे के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद को आमंत्रण तक नहीं दिया गया। बिहार में सीट बंटवारे के मसले पर आरजेडी के सामने कांग्रेस अक्सर याचक की भूमिका में खड़ी नजर आई। किसी भी तरह तालमेल को भी हुआ तो चुनाव के बाद उसे स्ट्राइक रेट के मुद्दे पर तो ताने सुनने पड़े हैं। अभी उसी अंदाज में कांग्रेस जेएमएम ने भी जवाब दे दिया, जिसका महागठबंधन में दूरगामी असर हो सकता है। बिल्कुल, देखिए बिहार तक पहुंच सकती है झारखंड में पैदा हुई महागठबंधन की तकरार। तो ये खबर काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले यानी इसी साल 2024 में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्ष जहां एक तरफ कई राज्यों में एकजुट नजर आ रही है तो कई राज्यों में विपक्ष जो है दो किनारों पर नजर आ रही है। और ऐसे में अब कहीं झारखंड की तकरार जो है वो बिहार ना पहुंच जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर बिहार पहुंच गई फिर तो महागठबंधन की वापसी को कोई सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। यानी कि ये जो अंतरकलह है ये पार्टी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी है। खबर क्या है हम आपको वो समझाते हैं। देखिए, झारखंड में आरजेडी की शैली में ही जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर आपस में सीट बांट लिया। आरजेडी से परामर्श लेना भी इसमें जरूरी नहीं समझा गया। मतलब सीट तो बांट लिए गए, लेकिन ये नहीं पूछा गया कि सीट आखिर कौन सी किसको दी जानी चाहिए, कौन से पार्टी का किस क्षेत्र में दबदबा है और किस सीट पर अगर हम उम्मीदवार अगर उतारते हैं तो उनके तहत जीत जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। सबसे बड़ी ये बेवकूफ़ी हम मान सकते हैं विपक्ष की कि हर बार एक ऐसा प्लान, एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है जिससे भेद पाना बीजेपी के लिए चुटकियों का खेल होता है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव अपनी टीम के साथ होटल में बैठे रह गए, जबकि सीट बंटवारे के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी को आमंत्रित तक नहीं किया गया। बिहार में सीट बंटवारे के मसले में आरजेडी के सामने कांग्रेस अक्सर याचक की भूमिका में ही खड़ी रही है। किसी तरह तालमेल हो भी गया तो चुनाव के बाद उसे स्ट्राइक रेट के मुद्दे पर ताने सुनने पड़ते हैं और लालू को झारखंड का बदला बिहार में लेने का मौका मिल सकता है। इतना ही नहीं, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव में प्रचार का अंदाज जो है वो भी बदल सकता है। देखिए, सीट बंटवारे को लेकर अतीत में भी दोनों दलों के बीच समन्वय जो है वो कभी बनी नहीं रही। इसको लेकर भी जानकारी देते हैं। देखिए, सीट बंटवारे को लेकर अतीत में भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच का स्थिति जो है वो सामान्य नहीं रहा। 2009 में लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने रामविलास पासवान के साथ मिलकर बिहार की 40 में से 37 सीटें बांट ली थी। आरजेडी ने 25 और एलजेपी ने 12 सीटें ही सिर्फ ली थी। कांग्रेस के लिए महज 3 सीटें छोड़ी थी। इससे नाराज कांग्रेस ने गठबंधन तोड़कर सारी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए थे। नतीजा हुआ कि लालू रामविलास दोनों हार गए और 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के गुस्से में कमी नहीं आई। आरजेडी और एलजेपी से अलग होकर ही कांग्रेस चुनाव लड़ी और परिणाम किसी के पक्ष में नहीं आया। आरजेडी 22 सीटों पर सिमट कर रह गई और एलजेपी के खाते में सिर्फ 3 सीटें ही आई। लालू के सबक को देखते हुए अब भी अगर ये बेवकूफ़ी की जा रही है तो वाकई ये काफ़ी बड़ी एक हम कह सकते हैं विफलता विपक्ष के लिए हो सकती है। क्योंकि अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी जो विधानसभा चुनाव होने हैं इस बार इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ये जो अलग अलग पार्टियां हैं साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और सीटों का बंटवारा भी कुछ इसी तरीके से किया गया है।
देखिए, बड़ी बात यह है, झारखंड के इस पूरे सिनेरियो को आप समझेंगे तो ये जान पाएंगे जो कि झारखंड जो है बिहार से सटा हुआ है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर कल्पना सोरेन ने बड़ी बात कही। कल्पना सोरेन ने कल बड़ी बात ये कही कि भाजपा आई तो मैया योजना बंद कर देगी, ओबीसी आरक्षण को घटा देगी। क्योंकि अब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन हो गए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो, उनको इस बात का इल्म है कि वो सरकार बना लेंगे और इसी को लेकर आरजेडी को पूछा नहीं जा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि आरजेडी का अपना अलग दबदबा है। लेकिन दबदबा बिहार में है, झारखंड में यदि आप आएंगे तो झारखंड में पाएंगे कि जीएमएम का अपना अलग रुतबा होता है और ये बड़ी वजह है कि वह अपने आगे किसी और पार्टी को समझती भी नहीं है। इसीलिए वह साफ तौर पे आपको बता दें, सीट शेयरिंग में अपने आप को अप रखती है, अपने आप को ऊपर रखती है। लेकिन ये बात भी आप नहीं इस बात से इनकार कर सकते कि तमाम पार्टियां जब अलग हो जाती हैं या फिर रूठती हैं, आपसी दल आके साथ में, उसका फायदा होता बीजेपी को ही है या फिर विपक्ष को ही है। ये कम से कम तमाम पार्टियों को नहीं भूलना चाहिए। फिलहाल देखते हैं आगे विधानसभा चुनाव होंगे तो नतीजा किसके फेवर में आएगा और क्या आरजेडी को संतुष्ट कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ है और अमर उजाला ने इसे फ्रंट पेज पर जगह दी है। दीपावली से पहले देश की राजधानी दिल्ली में जोरदार ब्लास्ट हुआ। एक ऐसा ब्लास्ट जिसने सबको दहला कर दिया। लेकिन एक ऐसा ब्लास्ट जो कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, इसके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। देखिए, तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी क्योंकि अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर थी। देखिए, दिल्ली सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका, एनआईए पहुंची है। अब इस खबर में तो डिटेल आपको दे देते हैं कि किस तरीके से हड़कंप मचा। तो दिवाली से ठीक पहले प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह सीआरपीएफ स्कूल के पास जोरदार धमाका हुआ। इस घटना में कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन चारों ओर धुएं के गुबार फैल गए और धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी थी। आसपास की दुकानों की बोर्ड, इमारत के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। माना जा रहा है कि इस धमाके के जरिए जो मकसद रहा वो सिर्फ दहशत फैलाने का था कि दिवाली से पहले कैसे दहशत फैलाई जा सके, और इस पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट डीसीपी अमित गोयल ने बताया कि रविवार सुबह 7:47 पर सीआरपीएफ स्कूल सेक्टर 14 रोहिणी के पास बहुत तेज धमाका हुआ। स्कूल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और सभी डर गए। डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। धमाका स्कूल की 4 दीवारी के बाहर हुआ था और ये कोई आतंकी साजिश है या फिर नहीं, किस इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया, इसकी तफसील से जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर इस बीच एक और धमकी भी मिली थी, किस तरीके से कि तमाम जो विमान है उनको भी, ये अगली खबर हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से 24 विमानों को धमकी दी गई थी। इसमें भी हड़कंप कहीं ना कहीं मच गया था। लेकिन एक बार फिर से देखिए, दिल्ली से पहले यानी कि दिवाली से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश है, क्योंकि दिल्ली जो है वो देश का दिल कहा जाता है। यदि देश के दिल को चोट पहुंचाई जाएगी तो जाहिर सी बात है इसका असर सभी जगह होगा। ये दहशत फैलाने के लिए किया गया। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में धमाका हुआ और दहशत फैलाने की साजिश जो है वो की गई, यानी दीपावली से पहले दहशत फैलाने की कोशिश की गई देश की राजधानी दिल्ली में। रोहिणी के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल की दीवार के पास तेज आवाज के साथ विस्फोट हुआ। कल हमने आपको तस्वीर भी दिखाई थी। जो सैंपल्स है वो इन्वेस्टिगेशन टीम ने ले लिया है। फॉरेंसिक टीम की ओर से सैंपल की जांच की जाएगी, उसके बाद मालूम चलेगा कि आखिर जो ये ब्लास्ट हुआ वो पदार्थ क्या था। चले खबरों में हम बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे अगली खबर का। देखिए, जहांगीरपुरी में 2 गुटों में फायरिंग हुई है। एक शख्स की मौत हो गई है। एनबीटी ने इस खबर को जगह दी है, अमर उजाला ने भी इस खबर को जगह दी है। देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में विवाद होने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई है। इस घटना में एक शख्स की मौत हुई। जानकारी के अनुसार करीब 10 राउंड फायरिंग हुआ। घटना में जिस शख्स की मौत हुई है वो 2 गुटों के बीच में फायरिंग का विवाद हुआ। 2 लोग आपस में घायल हुए। यहाँ पे जो जिस शख्स को गोली लगी उसका नाम दीपक बताया गया। दीपक को करीब 4 गोलियां लगी, इसके बाद उसकी मौत हुई। उसके साथ ही एक अन्य घायल हुआ। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो जहांगीरपुरी में गोलीबारी की ये घटना लगातार सामने आई और इसी से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो इसे क्या गैंग वॉर माना गया या फिर कुछ और, ये जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि इस गोलीबारी में एक शख्स की मौत जरूर हो गई है। हालांकि बिल्कुल, तो देखिए ये
देखिए आपको जानकारी लगातार दे रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं दिल्ली में जिसको दहलाने की साजिश की जा सकती है। और देखिए दो गुट आपस में किस तरीके से भिड़े थे और जमकर लगातार गोलियां चली थी। तो फिलहाल देखिए कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की जो रंजिशें हैं वो सामने आती हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि दो गुट आपस में भिड़ते हैं और उसके बाद एक इंसान को गोली लग गई है और दूसरे फिलहाल जो है उसका अन्य जो घायल हुए उनका उपचार जारी है। हालांकि हमेशा यही देखा गया है किसी तरीके से कि देखिए हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर में ठीक आप बगल में देख पाएंगे विंडो में, जहाँ पर पूरा क्षेत्र जो है उसको सील किया गया। लगातार कोशिश की गई कि जो आरोपियों को पकड़ा जाए, वजह क्या रही है उस वजह को फिलहाल तलाशा जा रहा है। तो फिलहाल ये जहांगीरपुरी में दो गुटों में विवाद हुआ था। तो ये फिलहाल आपको बता दें कि 10 राउंड की फायरिंग घटना से कहीं ना कहीं इससे हड़कंप मच गया और पूरा मामला जो है वो अब कोशिश यही पुलिस की ओर से कि मामला जो है उसे शांत किया जाए, लोगों को दहशत से दूर रखा जाए। और अब खबर बहराइच से है। बहराइच में बुलडोजर की कार्रवाई पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है और दैनिक जागरण में भी इस खबर को जगह दी गई है। लेकिन खबर क्या है एक बार विस्तार से सुनिए। उत्तर प्रदेश में बहराइच हिंसा तो आपको याद ही होगा। मामले में आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई पर रोक फिलहाल लगा दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से लखनऊ बेंच ने बहराइच में आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई 15 दिन के लिए इस पर रोक लगाई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से शनिवार को बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत 23 लोगों के घर और दुकान पर नोटिस लगाए गए थे। देखिए बहराइच में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। तो एक बार फिर से देखिए जिन जो है बोतल से बाहर आ रहा है। किस तरीके से आपको बता दें कि लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई है उस पर रोक लगाने की बात हमेशा कही गई थी। हालांकि इस बीच हाईकोर्ट ने यूँ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत फैसला भी लिया था कि जो कार्रवाई की गई है वो सही की जा रही है। यहाँ बहराइच का मामला आ रहा है सामने, तो हाईकोर्ट ने यहाँ पर रोक लगाई है। क्या कुछ कहा? मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद समेत सभी लोगों ने जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा है। सुप्रीम आदेश नहीं मानेगी सरकार, ऐसा आधार नहीं है। तो फिलहाल बहराइच हिंसा पे आरोपियों पर अवैध निर्माण के जो निर्माण है उसे ढहाने की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में मामला पहुंचने पर कोर्ट ने राज्य सरकार से 23 अक्टूबर को जानकारी देने का आदेश दिया। साथ ही जिन कथित अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिए गए उन्हें भी जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया है और उन्होंने इस बाबत जवाब वक्त मांगा है कि 15 दिन का उनको समय दिया जाए जिससे कि वो अपनी बात को रख सकें। तो फिलहाल आपको बता दें एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था की पूर्वी उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष की ओर से दाखिल जनहित याचिका में कहा गया कि सरकारी अमला समुदाय विशेष के लोगों के निर्माणों को अवैध बताकर ढहाने की कार्रवाई कर रहा है। तो फिलहाल देखिए एक बार फिर से तमाम बातें सामने आ रही हैं। एक बार फिर से वही बात कि एक समुदाय विशेष पर हमला और उनकी कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से पहले से ही नकार दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं पूजा। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। 25 और उड़ानों में बम होने की धमकी दी गई है। बेलगावी एयरपोर्ट को भी जो ईमेल है उसके जरिए धमकी भरा मेल प्राप्त हुआ है। बिल्कुल देखिए अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। बिल्कुल देखिए फ्लाइट में बम से उड़ाने की धमकी लगातार मिल रही है और सिलसिलेवार तरीके से ये जो घटनाएं हैं ये जारी हैं। भारतीय एयरलाइनों के 30 से अधिक विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। लगातार मिल रही इन धमकियों के सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। पिछले 7 दिनों में से 70 से अधिक विमानों की बम की धमकी मिल चुकी है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा एयर, विस्तारा, वहीं स्पाइस जेट, स्टार एयर और अलायंस एयर के विमानों को धमकी मिली है। देखिए अफरा तफरी का माहौल हो जाता है जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, क्योंकि आपको याद होगा किस तरीके से धमकी, चाहे वो स्कूलों की बात हो, एयरलाइंस में धमकी की बात हो, अक्सर इस तरह की धमकी दी जाती है जिसमें मकसद होता है दहशतगर्दी को फैलाना। फिलहाल आपको बता दें जैसे पूजा भी बताई थी आपको, इंडिगो हो गया, विस्तारा हो गया, एयर इंडिया हो गया, आकाशा के विमान प्रभावित हुए। धमकी देने वाला एक्स हैंडल ब्लॉक है। तो फिलहाल इंडिगो ने बताया कि उसके जेद्दा, मुंबई, कोझिकोड, दम्माम, दिल्ली, इस्तांबुल, मुंबई, इस्तांबुल, पुणे, जोधपुर, गोवा, अहमदाबाद उड़ानों को धमकी दी गई है। तो फिलहाल विस्तारा की दिल्ली, फ्रैंकफर्ट, सिंगापुर, मुंबई, बाली, दिल्ली, सिंगापुर, पुणे,
मुंबई सिंगापुर उड़ानों को धमकी दी गई है। धमकियों पर सरकार जो है वो गंभीर है और ये बड़ी बात है कि सरकार गंभीर होती है और सरकार उन तमाम एयरलाइंस को वापस चेक करती है, लेकिन इससे तमाम जो राहगीर होते हैं उनको दिक्कतें जरूर हो। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ जाएंगे आगे। दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI लेवल 277 पर पहुंच चुका है। अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले ही पॉल्यूशन बढ़ने से सांसों में जहर खुलने लगा है। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी की हवा बेहद खराब श्रेणी की हो चुकी है और कल दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI लेवल 277 दर्ज किया गया। देखिए, आपको बता दें कि मुंबई ऐसी स्थिति जो है वो आगे भी रहने वाली है, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि अब दिवाली भी नज़दीक है। तो फिलहाल देखिए, आशंका 2 दिन में और भी ख़राब श्रेणी में पहुंच सकता है ये लेवल। और कहीं ना कहीं आपको बता दें, हरियाणा में पराली जलाने वाले पर सख्ती की गई, 13 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दिल्ली में पाबंदियां लागू होने के बाद भी जगह जगह कूड़े के ढेरों में आग की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि पहले भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट दरखास्त कर चुका है, लोगों से भी अपील कर चुका है कि आप आसपास के क्षेत्रों में ना सिर्फ गंदगी ना फैलाएं, बल्कि आप तमाम कूड़ों को आग मत लगाइए, जिससे कि आप ही का जो स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए सुर्खियां अखबार के इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।